तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। और हम इस चैप्टर में थोड़े से थ्योरेटिकल, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, टेक्निकल, इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट सारे तरीके के जो MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपके कुछ आ चुके हैं या फिर आने की चांसेस हैं, तो वो उन सारे MCQs को हम डिस्कस करेंगे। ये जो MCQs है ये मैंने बहुत सारी किताब, बहुत सारे इंटरनेट रिसोर्सेज, वेबसाइट, सारी जगह से निकाल करके जो मुझे टॉप के 100 क्वेश्चंस लगे, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले ये जो PDF है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का जो लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन करिए। जिस दिन ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ है, उस दिन वो PDF भी अपलोड हो चुका होगा, तो उस दिन का आप डेट देख सकते हैं और वहाँ पर आप जाकर उस PDF को डाउनलोड करिए और पढ़िए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो 3 गोल्डन वर्ड्स कहना चाहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ साथ कॉमेंट कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट MCQ की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। एक इकॉनमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? वो होता है हमारा C, स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। ये 3 हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकॉनमी हमारी स्कैरसिटी होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ व्हाट? द एंटायर इकॉनमी, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड। ये जो 3 टॉपिक्स दिए हुए ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल अकाउंटिंग कॉस्ट। तो ये होगा हमारा B वाला। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि ऐसी कॉस्ट जो कि हमें मिल सकती थी बट हमने उसको जाने दिया, तो एक तरह से हमारी एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो फॉरगॉन है वो हमारा जो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा क्या शो करता है? एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्शन, द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारा जो PPC कर्व होता है वो हमारा शो करता है मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, यानी कि 2 गुड्स का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हम बनाए जहाँ पे हमारे दोनों गुड्स का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाए। अ पॉइंट इनसाइड द PPC इंडिकेट्स ऑफ व्हाट? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। यहाँ पे पॉइंट इनसाइड PPC कर्व है, आउटसाइड नहीं कह रहा है, यानी कि जो हमारा PPC कर्व बनता है उसके अंदर में। तो यहाँ पे जब हमारा पॉइंट इनसाइड होता है तो वो इंडिकेट करता है हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे रिसोर्सेज को हमने पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ रिसोर्सेज खाली रह गए हैं। अ शिफ्ट इन PPC कर्व आउटवर्ड्स, यानी कि आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज इन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, डिक्रीज इन डिमांड। तो हमारा आउटवर्ड जब PPC कर्व शिफ्ट होता है तो हमारा इंडिकेट करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ PPC पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट? तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक हमारा कौन सा यहाँ पे हो जाता है? द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्सेस ऑन द रिच, एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू फ्री हेल्थ केयर, हायर इंटरेस्ट रेट्स लीड्स टू लोअर इन्वेस्टमेंट, इनकम इनइक्वालिटी इज अनफेयर। तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट है वो हमारा C वाला हो जाएगा, हायर इंटरेस्ट रेट्स लीड्स टू लोअर इन्वेस्टमेंट। तो ये एक तरह से हमारा एक फैक्ट बता रहा है, ना कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा है। तो मतलब कि हायर इंटरेस्ट रेट है तो हमारा इन्वेस्टमेंट लेस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक सोल्यूशन स्टेटमेंट? तो पॉजिटिव देख लिया, अब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक सोल्यूशन स्टेटमेंट क्या होता है? द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड, एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 5%, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द बजट डेफिसिट, एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज्ड बाई 10%। तो यहाँ पे C वाला हो जाएगा, बिकॉज हम एक तरह से नॉर्मेटिव यानी कि एक तरह सजेशन दे रहे, एक सोल्यूशन दे रहे किसी प्रॉब्लम का, कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको बजट डेफिसिट को रिड्यूस करना चाहिए।
द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू, यानी कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस वजह से होती है, वो इस वजह से होती है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड, हमारी जो बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। 10th वाला है, व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सिंपल एंड ईजी। in a centrally planned economy, economic decisions are primarily made by centrally planned economy, यानी कि centrally planned, कैपिटल वाला, फिर मिक्स्ड वाला, तो उसमें इन तीनों में से ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो सेंट्रली प्लान्ड जो इकोनॉमी होती है उसमें कौन बिजनेस मतलब जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, वो लेता है हमारा गवर्नमेंट। मार्केट इकोनॉमी जो होती है उसमें हमारे कौन से इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, वो हमारे प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या क्या आते हैं, उसमें हमारा कैपिटलिज्म या सोशलिज्म आता है, मार्केट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज आती हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ट्रेडिशनल या फिर ऑर्डिनरी, ट्रेडिशनल और मार्केट इकोनॉमीज। तो इसमें हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें हमारी मार्केट यानी कि जो मार्केट आती है और जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो दोनों चीज़ें आती हैं। द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, यह जो हमारा इनविजिबल हैंड कंसेप्ट जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स, जॉन नीस जो थे हमारे, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल। तो ये हमारा दिया गया था एडम स्मिथ भैया जो थे, तो उन्होंने इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो एसोसिएट किया था। डिमांड रिफर्स टू व्हाट, डिमांड हमारा क्या बताता है, डिजायर ऑफ कमोडिटी, नीड ऑफ कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम। तो ये होगा हमारा सी वाला। डिमांड केवल डिजायर या नीड नहीं बताता है, डिमांड क्या बताता है, वो पूरी क्वांटिटी बताता है जो कंज्यूमर खरीदने के लिए अवेलेबल है, यानी कि वो चीज़ों खरीद सकता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो हमारा डिमांड हो जाता है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देयर इज अ एन व्हाट पॉजिटिव, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है कि दूसरी चीज़ें अगर इक्वल है तो क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, नो रिलेशनशिप, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। लेकिन नो रिलेशनशिप तो ये हमारी बात हो जा रही है, तुम्हारी बात हो जा रही, वो अलग बात है। यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है वो बी वाला है, यानी कि अगर हमारा प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर हमारा बढ़ेगा तो डिमांड हमारी घटेगी। ये होता है एक निगेटिव रिलेशनशिप। 17th वाला क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को कंसीडर करते समय कौन सी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रीफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में नहीं आता है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, नो चेंज इन डिमांड कर्व। यानी कि जब हमारा जो डिमांड कर्व है वहाँ पे हमारा जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स की बात नहीं हो रही, दोनों अलग अलग होते हैं। जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसकी जब डिमांड जो है जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसका जब प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो हमारे जो डिमांड कर्व है उसमें क्या शिफ्ट आएगा, तो वहाँ पे हमारा जो एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिल जाता है। एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ नॉर्मल गुड कंज्यूमर विल लीड टू, नॉर्मल गुड कंज्यूमर का अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा है एक तरह से राइटवर्ड मूवमेंट डिमांड कर्व में होगा। इफ द डिमांड ऑफ अ गुड डिक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन कंज्यूमर इनकम, द गुड इज कॉल्ड, यानी कि डिमांड घट रही है
किस वजह से घट रही है, जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम घट रही है तो डिमांड घट रही है। तो ऐसे गुड कौन से गुड होते हैं, ऐसे गुड होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स, यानी कि हमारे पास पैसा कम आ रहा है तो हम सामान कम खरीदेंगे, तो ये हमारा हो जाते हैं नॉर्मल गुड्स। अब सप्लाई क्या बताता है, सप्लाई रिफर्स टू व्हाट, टोटल स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, अगेन कीवर्ड है ये विलिंग, एबल टू ऑफर और सेल एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम। इसी तरीके से डिमांड में भी हमने क्या देखा था, कमोडिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम, तो सेम उसी तरीके से हमारा जो सप्लाई है उसका भी आंसर बी हो जाएगा। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट्स अदर थिंग बीइंग इक्वल, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव नो इनवर्स, तो हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई वो हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का, यानी कि जो हमारा एक सप्लायर के सप्लाई क्या होता है हमारी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो मेरे पीओवी से हम सप्लाई को देखते हैं, तो यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे, जिससे कि हम क्या चाहते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ 50 की अगर 100 में बिक रही है तो हम सोच रहे हैं कि उसको और मार्केट में निकाल दें जिससे कि मुझे और प्रॉफिट हो। लेकिन वही अगर उल्टा हम डिमांड की तरफ से देखें तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी, तो ये हमारा डिमांड जो होता है वो नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है, जो हमारा सप्लाई होता है वो हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो प्राइस ऑफ गुड ये हमारा होता है, टेक्नोलॉजी यस, प्राइस ऑफ इनपुट्स हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई होता है, तो यहाँ पे जो हमारा डी वाला है कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई नहीं होता, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड होता है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल लीड टू, यानी कि हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, हमारा जो सप्लाई कर्व है तो उसमें हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि लेफ्टवर्ड होगा कि अपवर्ड मूवमेंट होगा कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे जब हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो जब बढ़ेगा तो वहाँ पे हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, उसी तरीके से जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस घटेगा तो वहाँ पे हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो इस क्वेश्चन में हमारा बी आंसर हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट विल लीड टू अ, अगर हम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करें तो इससे हमारा क्या होगा, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो यहाँ पे जो हमारा सप्लाई है वहाँ पे राइटवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करें तो कहीं ना कहीं हमारी सप्लाई बढ़ जा रही है, हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं और अच्छे कॉस्ट पे, तो वहाँ पे हमारा जो सप्लाई कर्व है वहाँ पे राइटवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है वो इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड हो जाता है, यानी कि जो जितनी डिमांड आई है, मान लीजिए डिमांड इतनी आई है, डिमांड अगर 100 गुड्स की डिमांड आई और 100 गुड्स सप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड, जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड उसका प्राइस जब इक्वल हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। कहीं पर भी अगर इक्वल वर्ड आ रहा है, ये मैं एक तुक्का लगाने का तरीका बता रहा हूँ, कहीं पर भी जैसे यहाँ पे एक इक्वल वर्ड आया और उसके बाद कहाँ गया एक और इक्विलिब्रियम, हाँ यही क्वेश्चन है, ये इक्वल आया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इक्वल इक्वल जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, सिंपली आपको समझ जाना है। इफ़ द मार्केट प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस, अब यहाँ पे अबव की बात हो रही, इक्वल की बात नहीं हो रही, अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है तो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी एक्सेस सप्लाई, यानी कि मार्केट प्राइस ज़्यादा है इक्विलिब्रियम प्राइस कम है तो हम सप्लाई ज़्यादा कर देंगे। इफ द मार्केट प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि हमारा मार्केट प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारी प्राइस कम चल रही है तो डिमांड ऑटोमेटिकली एक्सेस में हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा जो कि हमारा एक्सेस डिमांड। जस्ट अ मिनट, अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई विल लीड टू, यानी कि हम बराबर तरीके से एंड साइमल्टेनियसली
सप्लाई और डिमांड को बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बट द इफेक्ट ऑन द प्राइस इज अनसर्टेन, यानी कि क्वांटिटी हमारा चेंज होगी, प्राइस हमारा सेम रहेगा, बिकॉज हम डिमांड और सप्लाई दोनों बराबरी पे बढ़ा रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से ज़्यादा है, तो डिमांड को हम क्या कहेंगे, डिमांड को हम कहेंगे वहाँ पे हमारी इलास्टिक डिमांड है। यही अगर 1 होता तो परफेक्टली हो जाता, 1 से कम होता तो इन इलास्टिक हो जाता। 33 पे आते हैं, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0 देन द डिमांड इज सेड टू बी, यानी कि वहाँ पे 1 से ज़्यादा था, यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि ना 1 से कम ज़्यादा नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो क्या कहलाएगी, वो हमारी डिमांड कहलाएगी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर अ गुड इज इक्वल टू 1, अगर इक्वल टू 1 है प्राइस इलास्टिसिटी तो वो हमारा कहलाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज लाइकली टू हैव मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड, कौन से गुड का इन इलास्टिक डिमांड होगा, तो यहाँ पे हमारा लग्जरी कार नहीं, मोबाइल फ़ोन नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, सॉल्ट का जो हमारा होता है वो इन इलास्टिक डिमांड होता है, बिकॉज सॉल्ट एक तरह से नेसेसरी गुड्स हो जाते हैं हमारे, तो उसीलिए उसका जो डिमांड का जो वो है प्राइस इलास्टिसिटी है, तो वहाँ पे वो हमारा इन इलास्टिक हो जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड फॉल्स, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर गुड का फॉल करता है व्हेन इट प्राइस राइजेस इफ द डिमांड फॉर द गुड इज, ऐसा कब होगा, ये होगा हमारी इलास्टिक के केस में, अगर हमारी किसी गुड के जो डिमांड है, यानी कोई गुड जो है जिसका डिमांड जो है वो इलास्टिक है, डिमांड अगर हमारा इलास्टिक है तो इसका एक्सपेंडिचर कम होगा, प्राइस बढ़ेगा। 37 पे आते हैं हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड राइजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सपेंडिचर घट रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर गुड पे बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड है गुड की वो क्या होगी, वो हमारी इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। along a straight line downward sloping demand curve, price elasticity of demand what, remain constant, increases as price falls, decreases as price fall, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, जो कि हमारा डिक्रीजेस एज प्राइस फॉल्स। 39 पे आते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड टू अ चेंज इन द, यानी कि जो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो हमारा मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड, इसीलिए हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि जब एक गुड से दूसरे गुड का प्राइस का मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिवनेस हम चेक करते हैं तो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है। इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज पॉजिटिव, यानी कि दो गुड्स के बीच का क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, तो उन गुड्स को क्या कहा जाएगा, उन गुड्स को कहा जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि अगर एक में चेंज आ रहा है दूसरे में चेंज दिखेगा, एक में चेंज नहीं है तो दूसरा भी चेंज ज़्यादा नहीं होगा, तो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स इज नेगेटिव, वहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, तो वो गुड्स जो हमारे होते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स होते हैं, यानी कि एक में अगर फॉल कर रहा है दूसरा भी फॉल करेगा, एक राइज कर रहा है दूसरा भी राइज करेगा, तो हमारे वो कॉम्प्लीमेंट गुड्स कहलाते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिव नेट ऑफ द क्वांटिटी, अब यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी, हमने प्राइस देख लिया, हमने क्रॉस इलास्टिसिटी देख लिया, अब हम इनकम इलास्टिसिटी देख रहे हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of the quantity demanded to a change in, वो किस चीज़ में चेंज देखता है, तो वो देखता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर से जो हमारा ग्राफ है, जो कर्व है वो चेंज होगा।
इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इनकम इलास्टिसिटी हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो गुड है हमारा, वो गुड हमारा एक तरह से लग्जरी गुड है। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव बट लेस देन 1, 1 है तो लग्जरी गुड, अगर लेस देन 1 है तो वो हमारा कहलाएगा नेसेसिटी गुड। यानी कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैलकुलेट कर रहे हो और वो आपका 1 से कम आ रहा है बट पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के बीच में आ रहा है, पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा है, तो वो आपका नेसेसिटी गुड कहलाएगा। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमारी निगेटिव है तो वो गुड क्या कहलाएगा, यानी 0 से भी नीचे है, 0 नहीं 0 से भी नीचे माइनस में है, तो वो हमारे इंफीरियर गुड्स कहलाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट, तो प्राइस इलास्टिसिटी हमारा रिस्पॉन्सिवनेस किसका करता है, क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस इलास्टिसिटी कितना हमने क्वांटिटी सप्लाई किया है और जितना सप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या चेंज इन प्राइस हो रहा है, वो हमारा उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारा कौन मेजर करता है, हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। If the price elasticity of supply is greater than 1, अगर हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो वो सप्लाई कौन सी सप्लाई कही जाएगी, वो सप्लाई कही जाएगी इलास्टिक सप्लाई। ये सब इजी क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, अगर आपने क्लास में अगर जो कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है अगर उसको ध्यान से सुना होगा और ग्राफ्स पढ़े होंगे तो ये सारे एमसीक्यूज आपको देखते ही, जैसे यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी और क्या नाम से प्राइस इलास्टिसिटी और 1 कह रहा है, 0 कह रहा है, निगेटिव कह रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि वो इलास्टिक है, इनलास्टिक है, परफेक्ट है कि क्या है। 48 पे आते हैं, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0, यानी कि अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा, ग्रेटर देन 1 था, अब यहाँ पे 0 हो जा रही प्राइस इलास्टिसिटी, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। 49 पे आते हैं, सप्लाई कर्व विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक इफ, सप्लाई कर्व हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक होगा अगर जो हमारा जो कर्व है वो हमारा क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कैसा वर्टिकल कैसा, तो अगर हमारा जो कर्व है वो वहाँ पे एक तरह से वर्टिकल लाइन आ रहा है तो वो जो सप्लाई कर्व है वो हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा। सप्लाई कर्व विल बी परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे अगर वर्टिकल है तो इन इलास्टिक होगा, सीधी सी बात है, अगर हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है तो वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व कहलाएगा। द कंसेप्ट ऑफ अ फर्म रिफर्स टू, जो फर्म होता है कंसेप्ट, ये हमारा क्या बताता है, ये बताता है हमारा एन ऑर्गेनाइजेशन डेट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, गुड्स और सर्विसेज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल करने के लिए प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम फर्म का नाम दे देते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग नहीं, एक्सचेंजिंग नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिंग ना, ये होगा हमारा बी। क्रिएटिंग यूटिलिटी, हम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, रिसोर्सेज जो कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें बताने हैं, तो कौन कौन से होंगे, लैंड, आंखें बंद करो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, LLCE, ये होते हैं हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे लैंड तीनों में है, इसमें नहीं है तो काट देंगे। एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूँ आपको, लैंड लेबर दोनों में, कैपिटल दोनों में, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये होगा हमारा सी वाला एंटरप्रेन्योरशिप। इन शॉर्ट रन एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहना चाहिए। लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे वेरिएबल होंगे। टीपी refers to what, total production refers to what, the total quantity of output produced हमारा क्या होता है, TP होता है। AP क्या होता है, AP हमारा होता है total product divided by the quantity of output, यानी कि average product। total product क्या हुआ, जितनी हमने total quantity output produce करी, average product क्या हुआ, total product लेंगे उसको divide कर देंगे quantity of output input से, तो वो हमारा आ जाएगा
एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर हम 10 यूनिट ऑफ आउटपुट से 10 यूनिट ऑफ इनपुट से 5 बना रहे थे, तो हमने अगर इसको 15 कर दिया और ये हमारा 10 हो जा रहा है, तो ये हमारा जो 5 का जो डिफरेंस आया ये हमारा हो जाएगा MP, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात हो रही है, स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल इवेंचुअली, यानी कि अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि अगर एक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करेंगे फिक्स्ड फैक्टर से, तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है एक वेरिएबल फैक्टर का, वो क्या होगा उसमें, तो उसमें पहले वो इंक्रीज करेगा, देन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले वो बढ़ता जाएगा, पहले ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा, फिर एक टाइम आएगा कि वो एक तरह से घटना शुरू हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या कहता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। 62 फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट डैट, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या होती है? वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट, नहीं, इसके शुरू में ही वेरी आ गया। रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट हमारी क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अ प्राइस सीलिंग इज जनरली इम्पोज्ड टू, प्राइस सीलिंग जनरली किस पे इम्पोज करी जाती है? तो वो हमारी करी जाती है प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स, नहीं, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम हाई प्राइसेस। तो ये हमारी जो प्राइस सीलिंग होती है वो हमारी इम्पोज करी जाती है फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स फ्रॉम हाई प्राइसेस। प्राइस फ्लोर रिफर्स टू व्हाट? मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट रिटर्न। देखो जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो थोड़ा कॉमन सेंस चलाओ। प्राइस फ्लोर, फ्लोर क्या होता है? ज़मीन होता है। प्राइस फ्लोर यानी कि एक तरह से सबसे नीचे, तो यानी कि मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ऐसे तुक्का लगाना है। अ प्राइस फ्लोर सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस विल लीड टू, यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर जो हमारा प्राइस फ्लोर है, मिनिमम जो हम रख रहे हैं अपना क्राइटेरिया, तो उससे क्या होगा? तो वहाँ पे हमारा एक तरह से सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। प्राइस फ्लोर इज जनरली इम्पोज टू अगेन प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स फ्रॉम वेरी लो प्राइसेस। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज, यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स होता है कि कांस्टेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल होता है। तो जो हमारा कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी होता है वो हमारा एक तरह से सब्जेक्टिव होता है। टोटल यूटिलिटी TU refers to what? Utility derived from last unit consumed, sum of utilities derived from consumption of all units हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कमांड, तो ये तो नहीं है मार्जिनल। चेंज इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट, तो ये हो जाता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। देखो मार्जिनल में क्या होता है कि प्रीवियस में कुछ हमने इनपुट में ऐड किया जिससे हमारा कुछ एडिशनल कुछ ऐड किया जिससे हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे जो इंक्रीज हुआ तो वही हमारा जो है मार्जिनल यूटिलिटी कहला जाता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या बताता है हमारा? दैट एज फार एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी एट पॉइंट ऑफ टाइम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल, यानी कि जितना हमें मार्जिनल यूटिलिटी है और जो जितना हमने 1 रुपये सिंगल रुपये भी मतलब लास्ट रुपये तक स्पेंड किया वो दोनों इक्वल हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। बजट लाइन क्या शो करता है हमारा? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन
देयर इनकम एंड प्राइसेस, तो ये हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन डिटरमाइंड बाय व्हाट? कंज्यूमर इनकम, प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। तो यहाँ पे बजट लाइन किससे जो स्लोप है बजट लाइन का उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? हम करेंगे प्राइसेस ऑफ टू गुड्स से डिटरमाइन। इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या शो करता है? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आंसर हो जाएगा ये। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिससे कि हमारे जो कंज्यूमर है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। Indifference curves are generally upward sloping, convex to the origin, downward sloping, concave to the origin, downward sloping, convex to the origin, upward sloping, concave to the origin। तो जो हमारे indifference curve होते हैं जनरली, मतलब ओवरऑल मैंडेटरी नहीं, जनरली जो होते हैं वो हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, यानी कि वो नीचे आ रहे होते हैं, और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारा हो रहा है। टू इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मे और मे नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑलवेज पैरेलल। तो जो हमारे दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज वेयर द बजट लाइन इज above the indifference curve, below the indifference curve, tangent to the highest attainable indifference curve और intersecting the indifference curve। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। जो हमारा पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है बजट लाइन में वो हमारा टेंजेंट टू द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व होता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? तो वो डेवलप करी गई थी एल्फ्रेड मार्शल। इसमें क्या समझाना है? तो रटने वाला चीज़ है। Ordinal utility approach suggests that utility can be what? Measured in absolute terms, ranked in order of preference, expressed numerically, equal for all consumers। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रैंक करी जा सकती है। जस्ट अ मिनट। #81 पे आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी implies that government controls consumer choices, producers decide what to produce, consumers ultimately determine what goods and services will be produced, या फिर there is no scarcity। तो जो कंज्यूमर सॉवरेनिटी जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताता है हमारा कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अल्टीमेटली डिटरमाइन करते हैं कि कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। स्कैरसिटी नेसेसिटेट्स, स्कैरसिटी क्या बताती है? मेनली वो बताती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन या चॉइस। स्कैरसिटी क्या होती है? चॉइस की वजह से होती है, यानी कि हम चॉइस नहीं कर पाते कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो रिसोर्सेज तो कम है, वांट्स ज़्यादा है, और जो रिसोर्सेज वो स्केर्स हैं, तो उसी वजह से चॉइस की वजह से हमारा स्कैरसिटी हो जाती है। इकोनॉमिक्स इज प्राइमरीली द स्टडी ऑफ व्हाट? वेल्थ, ह्यूमन बिहेवियर, गवर्नमेंट पॉलिसी, या फिर हाउ सोसाइटी मैनेजेस इस स्केयर रिसोर्सेज। तो हमारा डी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, मनी हमारा कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है। रेंट इज द रिवॉर्ड ऑफ विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? रेंट हमारा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है? तो क्या लेबर से रेंट मिलता है, कैपिटल से रेंट मिलता है, या एंटरप्रेन्योरशिप से रेंट मिलता है? रेंट हमें मिलता है लैंड से। वेजेस आर रिवॉर्ड फॉर विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो वो हमारा लेबर का होता है। इंटरेस्ट हमारा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड होता है? वो हमारा कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता है हमारा रिवॉर्ड होता है। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी इन्वॉल्व्स, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है, जो आपने पढ़ा हो अगर, तो उसमें कौन से दो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आती हैं? हाउस होल्ड एंड फर्म्स,
हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट, हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, ओनली हाउस होल्ड। तो यहाँ पे हमारे जो ए है हाउस होल्ड एंड फर्म्स वो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आते हैं। लास्ट 10 MCQs in the circular flow model household provide what to firms। हाउस होल्ड सर्कुलर फॉर्म यानी कि ये हाउस होल्ड है, ये फर्म्स हैं, यहाँ पे ऐसे चल रहा है, मतलब हाउस होल्ड फर्म्स को दे रहे हैं, फर्म्स हाउस होल्ड को दे रहे हैं, फिर ये इधर आ रहा है, फिर ये इधर आ रहा है। तो जो हाउस होल्ड होते हैं वो हमारे फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज तो फर्म देंगे, रेवेन्यू फर्म अर्न करेंगे, प्रॉफिट फर्म अर्न करेंगे। इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल फर्म्स प्रोवाइड व्हाट, फर्म्स जो होते हैं वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स हमारे हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। लीकेजेस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूड, कौन कौन से लीकेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो वो होते हैं हमारे सेविंग्स, यानी कि कोई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है, ये हमारी इनकम चल रही, जो हमारी मनी और सर्कुलेट कर रही है हमारी इकॉनमी, सडनली यहाँ पे क्या होता है, हम कुछ पैसा निकाल करके हमारे पास सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रेक हुआ तो इसको लीकेज कहते हैं। तो यही लीकेज को हमने किसका नाम दे दिया है, सेविंग्स का। इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वही जो हमने सर्कल बनाया तो सेविंग्स से पैसा बाहर जा रहा है, बट वहीं पे कोई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, हम एडिशनल पैसा ला रहे हैं, तो जो पैसा आ रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट। द स्टडी ऑफ हाउ हाउस होल्ड्स फर्म्स मेक डिसीजंस हाउ दे इंटरेक्ट इन स्पेसिफिक मार्केट कॉल्ड, यानी कि स्टडी ऑफ हाउस होल्ड या फिर फर्म्स का वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं स्पेसिफिक मार्केट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दे देते हैं। द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा टॉपिक है, ये हमारा मैक्रो है, ये मैक्रो है, ये मैक्रो है, कंज्यूमर बिहेवियर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिंगल कमोडिटी माइक्रो, डिमांड माइक्रो, सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट बाय एन इंडस्ट्री माइक्रो। ये जो होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, यानी बिकॉज डिमांड एज अ होल की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फ्रॉम गिवन रिसोर्स, यानी जितने रिसोर्सेज दिए हैं उसमें से ज़्यादा हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी का नाम देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा क्या बताता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इकोनॉमी ओवर द टाइम, इम्प्रूव इन इनकम इक्वालिटी, रिडक्शन इन पॉवर्टी, स्टेबल प्राइसेस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बताता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ इकोनॉमी ओवर द टाइम, यानी कि इकोनॉमी टाइम के साथ साथ जैसे बढ़ती जा रही तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। लास्ट MCQ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा क्या एम करता है, तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा एम करता है मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में जो चल रहा है, जो डिमांड है उसको मीट करना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी के टाइम पे इंडिया में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। एज ऑफ 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये बुक्स में भले ही है लेकिन आप सोसाइटी में देख लीजिए ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ साथ हमारा जो आज का रिवीजन है, रिवीजन क्या मतलब जो 100 इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो थैंक यू सो मच। मेरा साथ थोड़ा गला और ज़ुकाम हुआ है तो उसके लिए सॉरी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।